एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के ज़हीन तरीन आदमी थे। इतने ज़हीन कि अपने दौर के साइंसदानों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। आइंस्टाइन की इस कदर तेज़ ज़हानत से मुतासिर होकर लोग ये समझते थे कि शायद उनके पास कोई दूसरा दिमाग है जो कि आम आदमी की निस्बत मुख्तलिफ काम करता है। और ये बात खुद आइंस्टाइन भी जानते थे कि उनकी दिमागी सलाहियतें आम आदमी से मुख्तलिफ हैं। आइंस्टाइन ने वो काम करके दिखाया जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। ऐसे कामों को उन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि समझा और करके भी दिखाया। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे कामों को आसान तरीन बनाकर दुनिया के सामने लाया। आइंस्टाइन ने वसीयत कर रखी थी कि उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर तफ्तीश ना की जाए, ना ही उनकी बॉडी को दफनाया जाए, बल्कि उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। जब उनकी डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि ये वजह मालूम करने के लिए कि आखिर मौत हुई कैसे ले जाया गया, तो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर थॉमस हार्वी ने उनका ब्रेन चुरा लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वी जानते थे कि उनके काम का अंजाम क्या है, लेकिन फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी इससे बढ़कर थी कि आखिर इस कदर तेज़ तरीन जहानत दिमाग में है क्या। ऐसा काम करने पर डॉक्टर हार्वी की जॉब तो हाथ से चली गई थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे भी करके आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके इजाज़त तलब कर लिए कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर स्टडी कर सकें। दरअसल वो इस कदर जीनियस मैन के ब्रेन के राजों पर से पर्दा उठाना चाहते थे। डॉक्टर हार्वी ने सबसे पहले ब्रेन की कई एंगल से तस्वीरें ली और फिर उस ब्रेन को 240 हिस्सों में काट दिया और हर हिस्से को एक जार में महफूज करके कहीं पर छुपा दिया। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम ही करना जानते थे। जब उन्होंने इस दिमाग पर स्टडी शुरू की तो उनको कोई ख़ास मालूमात हासिल नहीं हुई। एक वक्त पर उन्होंने फैसला किया कि इस ब्रेन के अलग अलग टुकड़ों को दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स के पास ले जाया जाए। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी कि 1985 में इसके ब्रेन पर पहली स्टडी जाहिर हुई और इसके बाद भी 25 सालों तक दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स ने इस ब्रेन पर स्टडी जारी रखी, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम आदमी के ब्रेन से बहुत मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस क्लोसम नामी हिस्से में था। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ज़रूरी है वो ये है कि इंसानी ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। इंसान जो भी काम करता है वो इंसान के दिमाग के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और वो आगे सिग्नल देता है। लेफ्ट साइडेड ब्रेन हमारे जिस्म के राइट साइड के हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट साइडेड ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। आमतौर इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कंडीशंस को सॉल्व करने और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट साइडेड ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट्स के स्किल और इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अब ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ की वजह से जुड़े होते हैं उसको हम कॉर्पस क्लोसम कहते हैं। यानी कि इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पर या मोबाइल पर, तो टाइपिंग के दौरान आपके दोनों हाथ वर्किंग में हैं। जब आपके एक हाथ की टाइपिंग में मिस्टेक होगी तो दूसरे हाथ से आप फ़ौरन उसको डिलीट करेंगे। तो इस टाइपिंग मिस्टेक को कॉर्पस कोलोसम ने नोट किया और फ़ौरन से आपके दूसरे हाथ को सिग्नल पहुंचाए कि यहाँ पर गलती है, इसको पहचानो। और आइंस्टाइन का यही ब्रेन का पार्ट यानी कि कॉर्पस कोलोसम आम आदमी के इस पार्ट से बहुत बड़ा था, यानी कि उन्हें उनके दोनों साइडेड ब्रेन का आपस में बहुत ही गहरा कॉम्बिनेशन था। यही वजह है कि वो जल्द अज जल्द अपनी गलती को पहचान जाते या नए आने वाले आइडिया को जल्द अज जल्द सोच लेते, समझ लेते। वो नई सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कोलोसम के आम आदमी से बड़े होने के अलावा उनके ब्रेन का डिज़ाइन भी आम आदमी से मुख्तलिफ था और इसी वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ़्लो बहुत बेहतर था। न्यूरॉन्स का फ़्लो अच्छा होने से मुराद ये है कि उनकी मैथमेटिकल पावर्स बहुत ज़बरदस्त थी। वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को बगैर पेन की मदद से अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। जब उनके ब्रेन का वज़न किया गया तो उनका ब्रेन का वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। सवाल ये उठता है कि आया इनका ये ब्रेन नेचुरल था या पैदा होने के बाद इसमें तब्दीलियाँ आई। तो स्टडी यहाँ तक पहुँची कि जब वो पैदा हुए तो वो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, बल्कि ज़्यादातर खामोश रहते थे और सोचों में मसरूफ़ रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स को लॉजिकल तरीकों से हल करना पसंद करते थे, ना कि रटा मार के। बाकी हर सब्जेक्ट में उनका ग्रेड 0, जबकि मैथ और साइंस में A+ होता था। इन दोनों सब्जेक्ट्स में वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में जब वो टीचर से सवाल करते थे कि तो वो भी घबरा जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। रिसर्चर्स का ये कहना है कि उनका ये दिमाग पैदाइशी नहीं था, बल्कि बचपन से ही जब वो किसी बात का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते थे तो अपने ही दिमाग में उसको सोच समझ के सॉल्व करते रहते थे। यही वजह है कि उनका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता गया। आज भी उनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के एक म्यूज़ियम में मौजूद है।